सिक्स डेज चैलेंज अब की बार CHO पास सीरीज की 42 क्लास है। इस क्लास में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के MCQ सॉल्व कराएंगे, जो कि सेलेक्टेड MCQ सॉल्व कराए जाएंगे। इस क्लास में हम MPCHO 2023 से रिलेटेड जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग MCQ सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि आज की क्लास में 2020, 21 और 22 में जो रिपीटेड MCQ थे CHO एग्जाम में, उससे रिलेटेड ही MCQ सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारे MCQ क्लियर हो सके। और 6 डेज चैलेंज अब की बार CHO पार्ट सीरीज की 41 क्लासेस हमारे चैनल पे अपलोड कर दी गई है। तो आप हमारे चैनल पे जाके वो क्लासेस देखिए, और जिन भी स्टूडेंट ने वो क्लासेस देख ली है तो आप उन क्लासेस का रिवीजन करिए ताकि आपको हर एक MCQ जो है क्लियर हो सके और एग्जाम टाइम में आपको MCQ सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट MCQ देख लेते हैं। When disease affect a large number of people in community at the same time during same season, when then it is called, इसमें बोला गया है कम्युनिटी में जो डिसीज है एक ही टाइम में ड्यूरिंग और एक ही सीजन में लार्ज लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है एंडेमिक, बी ऑप्शन है इपिडेमिक, सी ऑप्शन है प्रिविलेंस एंड सी डी ऑप्शन है इंसिडेंट। जो इंसिडेंट्स होते हैं ये न्यू केसेस होते हैं डिसीज के, और जो प्रिविलेंस है इसमें ओल्ड प्लस न्यू केसेस हमें डिसीज के देखने के लिए मिलते हैं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसमें पूछा गया है कम्युनिटी में एक डिसीज है जो एक ही टाइम में और एक ही सेशन में लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इपिडेमिक कहेंगे। जो इपिडेमिक होती है ये सडन आउटब्रेक होती है, सडन आउटब्रेक होती है, सडन आउटब्रेक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी, इपिडेमिक। नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं हम। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है इपिडेमिक, एंडेमिक एंड पेंडेमिक, इसके ऊपर से भी MCQ बनते हैं। जो 2020, 21 और 22 के जो पेपर थे उसमें इपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक से MCQ बने थे, तो आप इसे अच्छे से समझिए। तो फर्स्ट देख लेते हैं इपिडेमिक। जो इपिडेमिक होता है और सडन आउटब्रेक ऑफ डिसीज, इसमें इपिडेमिक में जो डिसीज होती है ये सडन आउटब्रेक होती है, और डिसीज दैट सडनली अफेक्ट लार्ज ग्रुप ऑफ पर्सन। ये सडनली लार्ज ग्रुप ऑफ पर्सन को अफेक्ट करती है, और एक कौन से जियोग्राफिकल रीजन में अफेक्ट करती है इनटू अ डिफाइंड पॉपुलेशन ग्रुप कॉल्ड इपिडेमिक, उसे हम इपिडेमिक कहते हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम एंडेमिक। जो एंडेमिक होता है ये कंस्टेंट प्रेजेंट ऑफ डिसीज और इन्फेक्शन विद इन अ गिवन जियोग्राफिक एरिया। जो एंडेमिक डिसीज होती है ये कंस्टेंट प्रेजेंट होती है। कौन सी? ये कंस्टेंटली कंस्टेंटली प्रेजेंट होती है। कौन से जियोग्राफिक एरिया में होती है? इसका यदि हम एग्जाम्पल देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल रहेगा मलेरिया। मलेरिया इसका एग्जाम्पल होता है। ये जो एंडेमिक डिसीज होती है ये कुछ ही कंट्रीज में होती है या कुछ एक रीजन्स में होती है, कुछ रीजन्स में ही होती है जो ये एंडेमिक डिसीज होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं पेंडेमिक। पेंडेमिक के ऊपर से भी MCQ बनता है, तो आप इसे अच्छे से समझिए। जो पेंडेमिक होता है ये सडन आउटब्रेक होती है डिसीज, ऑकरेंस ओवर वेरी वाइड एरिया, ये बहुत वाइड एरिया में होती है, और मे ऑकर इंटरनेशनल बाउंड्रीज अफेक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जो होती है ये पेंडेमिक जो डिसीज होती है, पेंडेमिक जो होता है ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज को भी अफेक्ट करता है। ये लार्ज नंबर ऑफ वेरी वाइड एरिया जो रहता है उसे अफेक्ट करता है, और ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को अफेक्ट करता है। जो पेंडेमिक का एग्जांपल देख लो आप,
जो कोविड 19 की वेव आई है, इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। उसके पहले और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जो स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग किसे कहते हैं? जो स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग मीन्स सर्च फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड डिसीज, लाइक एग्जांपल कैंसर, हार्ट डिसीज। बाय मीन्स of rapidly applied test examination and procedure in frequently healthy individuals before they become clinically obvious। ये जो स्क्रीनिंग होता है, ये हम स्क्रीनिंग मीन्स होता है सर्च। सर्च किसे करते हैं हम? अनरिकॉग्नाइज्ड डिसीज है, अनरिकॉग्नाइज्ड डिसीज जैसे कैंसर और हार्ट रिलेटेड डिसीज है, इसे हम सर्च करते हैं। हम किसी भी इंडिविजुअल्स की जो स्क्रीनिंग करते हैं, उसमें हम टेस्ट करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, प्रोसेस करते हैं कि उस हेल्दी इंडिविजुअल्स में कोई डिसीज तो नहीं है, तो उसे हम स्क्रीनिंग करते हैं। कब करते हैं? बिफोर बिकम, यदि वो क्लिनिकली पता न चल जाए उसके पहले ही हम स्क्रीनिंग करते हैं उस हेल्दी पर्सन की। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंडेमिक डिसीज इज, इसमें बोला गया है एंडेमिक डिसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन, व्हेन अ डिसीज ऑकर इन मोर देन वन एरिया। बी ऑप्शन है व्हेन अ डिसीज इज कंस्टेंटली प्रेजेंट इन अ जियोग्राफिकल एरिया। सी ऑप्शन है व्हेन अ डिसीज ऑकर्स in more than the expected frequency at a time। D option है when a disease occurs in a particular seasons। तो जो एंडेमिक डिसीज बताया था, ये कंस्टेंटली प्रेजेंट होता है। कैसे कंस्टेंटली प्रेजेंट होता है? कौन से जियोग्राफिकल एरिया में? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारा बी। एंडेमिक के ऊपर सीधी एमसीक्यू बनता है, तो आपको याद रखना है कि जो एंडेमिक डिसीज होती है, ये कंसिस्टेंटली प्रेजेंट होती है कौन से जियोग्राफिकल एरिया में। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। डिसीज ऑकरिंग एट द टाइम सेम टाइम इन डिफरेंट कंट्रीज इज नाउ एज। एक डिसीज ऑकर हो रही है, एक ही टाइम में हो रही है, डिफरेंट कंट्रीज में हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे? जो एक ही टाइम में एक ही हर एक डिफरेंट कंट्री में होती है, वो हमने देखी थी कोविड 19 की डिसीज है। जो कोविड 19 की वेव चली थी, वो हर डिफरेंट कंट्रीज में चली थी और एक ही टाइम पे चली थी, तो उसे हमने क्या कहा था? पैंडेमिक। पैंडेमिक कहा था उसे। तो देख लेते हैं ऑप्शन में राइट आंसर क्या रहने वाला है। ए ऑप्शन है एंडेमिक, बी ऑप्शन है इपिडेमिक, सी ऑप्शन है पैंडेमिक। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पैंडेमिक। जो डिसीज रहती है, ऑकर होती है सेम ही टाइम और डिफरेंट कंट्रीज में, और ये लार्ज नंबर ऑफ वाइड एरिया में अफेक्ट करती है, उसे हम पैंडेमिक कहते हैं। डी ऑप्शन भी गलत रहे। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द कंटिन्यूअस स्क्रूटनी फॉर द फैक्टर्स दैट कॉज occurrence and distribution of the disease is now as। जो डिसीज के ऑकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन के जो कॉजेज होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उसे कंटिन्यूस स्क्रूटनी करना या टेस्ट करना कंटिन्यूस, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन स्क्रीनिंग, बी ऑप्शन मॉनिटरिंग, सी ऑप्शन सर्विलेंस, डी ऑप्शन इरेडिकेशन। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम, जल्दी से कमेंट करिए। इसका राइट आंसर रहने वाला है सी, उसे हम सर्विलेंस करते हैं। जो डिसीज होती है, उसका ऑकरेंस मतलब ऑकर हो रही है, और डिस्ट्रीब्यूशन के जो कॉज होते हैं, उसके फैक्टर्स होते हैं, उसके कंटिन्यूस हम टेस्ट करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, उसे हम सर्विलेंस कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। मेथड बाय विच सर्च फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड डिसीज इन हेल्दी इंडिविजुअल इज डन इज नाउ एस। इसमें बोला गया है हेल्दी इंडिविजुअल में कौन सी ऐसी मेथड है जो सर्च करते हैं हम अनरिकॉग्नाइज्ड डिसीज को, जो डिसीज हमें पता नहीं है उसके बारे में सर्च करते हैं। जो अनरिकॉग्नाइज्ड डिसीज के एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया,
और हार्ट डिसीजेस हो गया, ये अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज में काउंट करते हैं, जो हेल्दी इंडिविजुअल में हम सर्च करते हैं। तो देख लेते हैं हम उससे क्या करते हैं। ये ऑप्शन स्क्रीनिंग करते हैं कि सर्वे करते हैं कि हेल्थ कैंप करते हैं कि हेल्थ चेकअप करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा, क्योंकि ये लास्ट एमसीक्यू में हमने पढ़ ली है। जो अनरिकॉग्नाइज्ड डिसीज को हम सर्च करते हैं हेल्दी इंडिविजुअल में, उसे हम स्क्रीनिंग करके सर्च करते हैं। स्क्रीनिंग जो मेथड होती है उससे हम सर्च करते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, स्क्रीनिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। मोस्ट कॉमन मेथड यूज फॉर आइडेंटिफाइंग कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम। इसमें बोला गया है कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की मोस्ट कॉमन मेथड कौन सी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ए ऑप्शन लैब टेस्ट, बी ऑप्शन सर्वे, सी ऑप्शन कैंप एंड डी ऑप्शन है हेल्थ एजुकेशन। तो जो कम्युनिटी में हेल्थ प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं उसकी मोस्ट कॉमन मेथड है बी, सर्वे। हम सर्वे करके कम्युनिटी में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस अमंग द following to which a nurse play attention when conducting a general survey on an adult client। इसमें बोला गया है एडल्ट क्लाइंट है, उनका हम जनरल सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, तो नर्स कौन सा ऐसा अटेंशन प्लेस करेगी जो उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, चॉइस रहेगा। जो ऑप्शंस कौन सा रहेगा, कौन सा ऐसा अमंग ऑप्शंस रहेगा जो चॉइस रहेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। इसका एडल्ट के लिए जनरल सर्वे कर रहे हैं, हम कंडक्ट कर रहे हैं, तो नर्स का अटेंशन बोल रहे हैं, कौन सा प्ले करेगी वो मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन है अपेरेंस एंड बिहेवियर, बी ऑप्शन है मेजरमेंट ऑफ वाइटल साइन, सी ऑप्शन है ऑब्जर्विंग स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम एंड डी ऑप्शन है कलेक्टिंग डिटेल्स हेल्थ हिस्ट्री। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या डी रहेगा। जो हम एडल्ट क्लाइंट है, इनका जनरल सर्वे रहता है, तो उसका नर्स का जो मेन अटेंशन रहता है एडल्ट क्लाइंट का, जो एडल्ट क्लाइंट की हम हेल्थ की जो हिस्ट्री रहती है, हेल्थ की जो हिस्ट्री रहती है वो कलेक्ट करते हैं हम जनरल सर्वे में। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, कलेक्ट डिटेल्ड हेल्थ हिस्ट्री। इसका राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द नर्स एपिडेमियोलॉजिस्ट। इसमें बोला गया है जो नर्स एपिडेमियोलॉजिस्ट के बारे में पूछा गया है कि ये क्या वर्क प्ले करती है। जो नर्स एपिडेमियोलॉजिस्ट रहती है ये रजिस्टर्ड रहती है, और ये इसे हम स्पेशियल स्पेशियल जो ट्रेनिंग रहती है, ट्रेनिंग है प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो इन्फेक्शन रहता है, इन्फेक्शन इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट करना है और इसे कैसे कंट्रोल करना है, इससे रिलेटेड इसे ट्रेनिंग दी जाती है। कहाँ, कम्युनिटी में। कम्युनिटी में इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट करना है, डिसीज को कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए इसे स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इसे हम नर्स एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ये ऑप्शन है is responsible for doing culture for all infection and drainage. B option है work in the laboratory to identify bacteria causing infection. C option है decide what antibiotics should be prescribed for infection. And D option है help providers of care to control infection। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डी, डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज। इसमें बोलेगा सेक्स रेशियो किसे डिफाइन करता है। जो सेक्स रेशियो है ये हम जो फीमेल देखते हैं पर थाउजेंड
मेल पे देखते हैं फीमेल्स कितनी, कि जैसे यदि 1000 मेल है तो उसके ऊपर कितनी फीमेल्स के बर्थ है। जैसे कि 950 फीमेल्स है 1000 मेल्स पर, कि कितनी फीमेल्स है वो देखता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ये ऑप्शन है द नंबर ऑफ मेल पर 1000 बर्थ, एंड बी ऑप्शन है द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 बर्थ, एंड सी ऑप्शन है द नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल्स, एंड डी ऑप्शन है द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, क्योंकि ये द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल जो होता है, 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स है वो हमें सेक्स रेशियो में हम देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द कपल हु मैरिड इन द रिप्रोडक्टिव एज इज नाउ एज। जो कपल्स है रिप्रोडक्टिव एज में मैरिज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। जो ये रिप्रोडक्टिव एज होती है, ये हम 15 टू 49 ईयर की जो एज होती है उसे हम रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं। देख लेते हैं इस एमसीक्यू का राइट आंसर क्या रहने वाला है। ये ऑप्शन एलिजिबल कपल, बी ऑप्शन है नॉन एलिजिबल कपल, सी ऑप्शन है फोकस्ड कपल, एंड डी ऑप्शन है अनफोकस्ड कपल। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए। जो एलिजिबल कपल है इसे हम बोलते हैं, जो कपल्स है जो रिप्रोडक्टिव एज में जैसे 15 से 49 के बीच में जो मैरिज करते हैं उसे हम एलिजिबल कपल कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इंड्यूस क्लिनिकली अपेरेंट इलनेस इज कॉल्ड। इसमें बोला गया ऑर्गेनिज्म है जो, जो इलनेस को क्लिनिकली अपेयर कर रहा है, क्लिनिकली अपेयर कर रहा है उसकी जो एबिलिटी होती है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है वायरुलेंस कहेंगे, कि बी ऑप्शन है एटियोलॉजी कहेंगे, कि सी ऑप्शन इन्फेक्टिविटी कहेंगे, कि डी ऑप्शन है पैथोजेनिसिटी कहेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा डी, इसे हम पैथोजेनिसिटी कहेंगे, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो इलनेस या डिसीज क्लिनिकली अपेयर होती है, उसकी जो एबिलिटी रहती है उसे हम पैथोजेनिसिटी कहेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द प्रोportion of clinical cases resulting in severe clinical manifestation is now as। जो सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की वजह से जो हमें रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं, जो क्लिनिकल केस हमें देखने के लिए मिलता है उसे हम क्या कहते हैं। ये ऑप्शन वायरुलेंस कहेंगे, बी ऑप्शन पैथोजेनिसिटी कहेंगे, कि सी ऑप्शन है प्री पैथोजेनेसिस कहेंगे, ये डी ऑप्शन है इन्फेक्टिविटी कहेंगे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारा ए, उसे हम वायरुलेंस कहेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। द कलर ऑफ बैग in which the infectious solid waste are disposed is। इसमें बोला गया है जो इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट है उसे कौन से कलर बैग में डिस्पोज हम करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है रेड, बी ऑप्शन है ब्लैक, सी ऑप्शन है ब्लू, एंड डी ऑप्शन है येलो। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कि इन्फेक्शियस जो सॉलिड वेस्ट होता है उसे कौन से कलर बैग में हम डिस्पोज करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला हमारा डी, जो येलो बैग रहता है उसमें हम इन्फेक्शियन वेस्ट डिस्पोज करते हैं, और जो येलो बैग में हम ह्यूमन ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल 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 जो वेस्ट रहता है उसे हम डिस्पोज करते हैं। जो एग्जाम में पूछ लेते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट बताऊंगा येलो बैग में कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे हम डिस्पोज करते हैं। और एक प्लेसेंटा हो गया, प्लेसेंटा हो उसे भी हम डिस्पोज करते हैं। एंड ड्रेसिंग, जो ड्रेसिंग मटेरियल होता है उसे भी हम डिस्पोज करते हैं। ड्रेसिंग में ड्रेसिंग हो गया, बैंडेज हो गया, और कॉटन कॉटन हो गया उसे भी डिस्पोज करते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है ब्लड बैग के बारे में, जो ब्लड बैग होता है उसके बारे में ये भी पूछ लेता है कि ब्लड बैग को हम
कौन से कलर बैग में डिस्पोज करते हैं, तो आपको राइट आंसर देना है येलो बैग में। और उसमें और एक चीज पूछ पूछ लेते हैं कि जो एक्सपायर्ड एक्सपायर्ड जो मेडिसिन रहती है, मेडिसिन होती है, उसे हम कहाँ डिस्पोज करते हैं, तो वो भी येलो बैग में करते हैं। और डिस्कार्ड डिस्कार्ड जो लिनन होते हैं उसे भी हम येलो बैग में डिस्पोज करते हैं। तो आपको मेन मेन पॉइंट इसके याद रखना है कि जो येलो कलर के बैग में डिस्पोज करते हैं उसमें एक्सपायर्ड मेडिसिन करते हैं, ह्यूमन और एनाटॉमिकल जो वेस्ट उसे भी करते हैं। अधिकतर प्लेसेंटा के ऊपर से क्वेश्चन बन जाता है कि प्लेसेंटा को कौन से कलर बैग में डिस्पोज करते हैं, तो आपको राइट आंसर देना है येलो बैग में। और ड्रेसिंग मटेरियल एंड बैंडेज एंड कॉटन भी आते हैं। और ब्लड बैग के ऊपर से भी एमसीक्यू बन जाता है, तो आपको ब्लड बैग के बारे में पता रहना चाहिए। एंड डिस्कार्ड जो लिनन्स रहते हैं उसे भी हम येलो बैग में डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम रेड बैग के बारे में देख लेते हैं हम। जो रेड बैग होता है, जो रेड बीन होता है, रेड बीन या बैग बोल लो, इसमें कौन कौन से वेस्ट मटेरियल को हम डिस्पोज करते हैं। इसमें हम जो कंटामिनेटेड प्लास्टिक प्लास्टिक वेस्ट होता है उसे डिस्पोज करते हैं, जिसमें कि कैथेटर आ जाएगा, कैथेटर। नेक्स्ट आ जाएगा ग्लव्स, ग्लव्स आ जाएगा, एनजी ट्यूब आ जाएगा, एनजी ट्यूब आ जाएगा। और उसमें जो स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, स्पेसिमेन स्पेसिमेन कंटेनर रहता है, उसे भी हम रेड बिन में डिस्पोज करते हैं। और सिरिंज जो रहती है सिरिंज जो रहती है विथआउट निडिल वाली जो सीरीज रहती है उसे भी हम रेड बिन में डिस्पोज करते हैं। तो जो रेड कलर का जो बैग है उसमें हम कंटामिनेटेड प्लास्टिक मटेरियल को डिस्पोज करते हैं, जिसमें कैथेटर, ग्लव्स, एनजी ट्यूब, स्पेसिमेन कंटेनर, सिरिंज विथआउट निडिल वाली है उसे हम डिस्पोज करते हैं। जितने भी प्लास्टिक मटेरियल है उसे हम रेड डस्टबिन में रेड बैग में डिस्पोज करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम ब्लू ब्लू सार्फ सार्फ कंटेनर। जो ब्लू सार्फ कंटेनर है उसमें हम उसमें हम वायर वायर एम्पुल्स एंड जो ग्लास की जो बॉटल होती है उसे हम डिस्पोज करते हैं। एंड हम इसमें स्लाइड्स भी बनाते हैं उसे भी हम डिस्पोज करते हैं। और जो मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट होता है, मेटेलिक जो बॉडी इम्प्लांट होता है बॉडी इम्प्लांट होता है उसे भी हम ब्लू ब्लू सार्क कंटेनर में डिस्पोज करते हैं। जो मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट होते हैं इसमें जो बोन फ्रैक्चर हो जाती है हमारी अलग अलग जगह से, बहुत सारी जगह से, उसमें हम ये मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट करते हैं। तो जो आपको यदि पूछ ले ब्लू सार्क कंटेनर में कौन कौन से वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, तो उसमें वायर, एम्पूल एंड जो ग्लास की बॉटल होती है उसे, और स्लाइड्स, और जो मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट है उसे हम डिस्पोज करते हैं। एंड साथ में यदि आपको पूछ ले कि व्हाइट कंटेनर में व्हाइट बैग में व्हाइट बैग में कौन से वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, तो जो व्हाइट रहता है उसमें हम सिरिंज करते हैं विद जो फिक्स्ड रहती निडिल ये जो भी सिरिंज में फिक्स्ड निडिल रहती है उसे डिस्पोज करते हैं। और साथ में जो निडिल रहती है निडिल को भी करते हैं। एंड जो ब्लेड्स रहती है, सर्जिकल ब्लेड्स रहती है, उसे भी हम डिस्पोज करते हैं व्हाइट बैग में। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम ब्लैक। आजकल जो ब्लैक होता है, ब्लैक बहुत से हॉस्पिटल में यूज करते हैं, लेकिन ब्लैक की जगह आजकल जो न्यू आ रहा है उसमें ब्लू बीन और एक ग्रीन ग्रीन बीन का यूज करते हैं। जो ब्लू बीन का यूज करते हैं उसमें ड्राई वेस्ट
वेस्ट डिस्पोज करते हैं, एंड जो ग्रीन बिन रहता है उसमें वेट वेस्ट वेस्ट रहता है, उसे हम डिस्पोज करते हैं। तो जो ड्राई वेस्ट है उसमें हम पेपर पेपर देख लेते हैं, या कार्डबोर्ड को जितने भी पेपर मटेरियल रहता है, न्यूज पेपर रहता है, उसे हम ड्राई वेस्ट में डिस्पोज करते हैं, ब्लू बिन में करते हैं। एंड ग्रीन में जो रहता है उसमें हम वेजिटेबल्स को डिस्पोज करते हैं, एंड जो फ्रूट्स रहते हैं उसे डिस्पोज करते हैं। जो गीला कचरा रहता है, जो वेट, उसे हम इसमें डिस्पोज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू डिस्पोज हॉस्पिटल वेस्ट? ये भी एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज करने का बेस्ट मेथड कौन सा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है कंपोस्टिंग, बी ऑप्शन है केमिकल ट्रीटमेंट, सी ऑप्शन है डंपिंग, एंड डी ऑप्शन है इंसिनरेशन। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डी, इंसिनेशन। इंसिनरेशन करके हम जो हॉस्पिटल वेस्ट रहता है उसको डिस्पोज करते हैं, वो एक वेस्ट मेथड होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। आर ग्रॉस रूट लेवल वर्कर्स एक्सेप्ट? ये एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है सभी ग्रॉस रूट लेवल वर्कर्स है एक को छोड़कर। तो फर्स्ट देख लेते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये भी ग्रॉस रूट वर्कर है। ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, ये भी है। एंड सी ऑप्शन है विलेज हेल्थ गाइड, ये भी है। डी ऑप्शन है हेल्थ असिस्टेंट। जो हेल्थ असिस्टेंट होता है ये ग्रॉस रूट लेवल का वर्कर नहीं होता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। आशा स्टैंड फॉर, आशा का फुल फॉर्म क्या है, इसमें पूछा गया है। जो आशा का फुल फॉर्म है, और ए ऑप्शन देख लेते हैं। आश्रम सोशल हेल्थ एजेंट, एंड बी ऑप्शन है एक्रेडिटेड सोशल होम एजेंट, सी ऑप्शन है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज एक्टिविस्ट, एंड डी ऑप्शन है एसोसिएटेड सोसाइटी हेल्थ एजेंट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा सी। जो आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विथ इन 12 वीक्स इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। इसमें बोला गया है जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका 12 वीक्स के अंदर में रजिस्ट्रेशन करना है, ये किसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन आशा, बी ऑप्शन विलेज सर्वेंट, एंड सी ऑप्शन एनएन, डी ऑप्शन है AWW। तो मतलब इसका फुल फॉर्म होता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है, आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा आशा। जो आशा रहती है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो प्रेग्नेंट वुमेन का अर्ली 12 वीक्स के अंदर में रजिस्ट्रेशन कराए। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ए, आशा। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। अंडर आईसीडीएस स्कीम देयर इज वन आंगनवाड़ी वर्कर्स फॉर। इसमें बोला है अंडर आईसीडीएस स्कीम के अकॉर्डिंग आंगनवाड़ी वर्कर्स कितनी पॉपुलेशन पे रहती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 1000 फैमिलीज, बी ऑप्शन है 1000 चिल्ड्रन, सी ऑप्शन है 1000 पॉपुलेशन, डी ऑप्शन है 5000 पॉपुलेशन। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सी। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स रहती है ये हमारी 1000 पॉपुलेशन पे रहती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब। द पेरिफेरल वर्कर ऑफ आईसीडीएस स्कीम इज। इसमें बोला गया है आईसीडीएस स्कीम के तहत पेरिफेरल वर्कर्स कौन से है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है ट्रेन दाइस रहेगी, या बी ऑप्शन है आंगनवाड़ी वर्कर्स रहेगा, या सी ऑप्शन है हेल्थ गाइड रहेगा, कि डी ऑप्शन है हेल्थ असिस्टेंट फीमेल्स रहेंगे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है इसे हम AWW भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म रहेगा आंगनवाड़ी वर्कर्स, AWW का। इसका राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। इसमें बोला गया है
कि जो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर है उसे फर्स्ट यूज किसने किया था। तो ऑप्शन देख लेते, ए ऑप्शन यूनिसेफ एंड डब्ल्यूएचओ, एंड बी ऑप्शन है मुडालियर कमेटी, सी ऑप्शन है करतार सिंह कमेटी, एंड डी ऑप्शन है भोर कमेटी। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है जो भोर कमेटी। जो भोर कमेटी है इसने फर्स्ट यूज किया था कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर को। एंड जो भोर कमेटी है इसके जो चेयरमैन है ये है सर सर जोसेफ जोसेफ भोर जो होते हैं, जो भोर है इसके चेयर पर्सन है। इसके जो अदर नेम है, अदर नेम है कि जिस इसे अदर नेम के से भी जानते हैं, इसे हम हेल्थ हेल्थ सर्वे हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कम्युनिटी के नाम से भी जानते हैं। जो कोर कमेटी होती है इसे हम हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जानते हैं। और जो भोर कमेटी है ये 1946 में आई थी। और यदि आपको मुडालियर कमेटी के बारे में पूछ ले तो जो मुडालियर कमेटी है ये 1962 में आई थी। इसे हम जो अदर नेम है, इसका जो अदर नेम है इसे हम हेल्थ सर्वे हेल्थ सर्वे हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग प्लानिंग कमिटी कमिटी के नाम से भी जानते हैं। जो मुडालियर कमेटी है उसे हम तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जो मुडालियर कमेटी है वो 1962 में आई थी। इसका जो अदर नेम है जिसे अदर नाम से भी जानते हैं इसे हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से जानते हैं। एंड यदि भोर कमेटी के बारे में पूछ ले, ये भोर कमेटी 1946 में आई थी। इसके चेयरमैन है सर जोसेफ भोर, इसके चेयरमैन है ये। और यदि भोर कमेटी पूछ ले अदर नेम से किस नाम से जानते हैं तो आपको बताना है हेल्थ सर्वे एंड जो डेवलपमेंट कमिटी है इस नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। प्राइमरी हेल्थ केयर इज, इसमें बोला गया प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हेल्थ फॉर ऑल, बी ऑप्शन है हेल्थ फॉर दोज हु आर इन नीड, एंड सी ऑप्शन है हेल्थ फॉर एन एरिया ऑफ 30,000 पॉपुलेशन, एंड डी ऑप्शन है हेल्थ फॉर चिल्ड्रन अटेंडिंग प्राइमरी स्कूल। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है हेल्थ फॉर ऑल। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर होती है वो हेल्थ फॉर ऑल होती है, सभी के लिए हेल्थ केयर होती है जो प्राइमरी केयर है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है प्राइमरी हेल्थ केयर है उसके सभी एलिमेंट है एक को छोड़कर। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन है इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिसीज, तो ये भी प्राइमरी केयर का एलिमेंट है। बी ऑप्शन है प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, ये भी है। एंड सी ऑप्शन है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिसीज, ये भी एलिमेंट है प्राइमरी हेल्थ केयर का। डी ऑप्शन है कैंप फॉर पीरियोडिक हेल्थ चेकअप, तो ये जो एलिमेंट नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा डी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। द FRU एज पर NRHM गाइडलाइन इज, इसमें बोला गया है ये जो FRU है, FRU का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट रेफरल रेफरल यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है FRU का। और NRHM होता है, NRHM का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, मिशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है एनआरएचएम की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है CSC, बी ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सी ऑप्शन है रूरल हॉस्पिटल, डी ऑप्शन है रूरल हेल्थ इंस्टीट्यूट। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो FRU एनआरएचएम की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग FRU कौन सा होता है, फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी होती है। जल्दी से कमेंट करिए आप। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए, जो CSC है कम्युनिटी कम्युनिटी हेल्थ हेल्थ जो सेंटर होते हैं ये फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है NRHM की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग।